मेरा नाम दीपक यादव है। ये कहानी मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब चुप रहना मेरे बस में नहीं। जो उस रात मेरे साथ हुआ वो आज भी हर रात मुझे सोने नहीं देता। 7 साल हो गए हैं, लेकिन वो आवाज अभी भी आती है, हर रात 11:58 पर, और कहती है, दीपक यादव, अगली आखिरी रात तेरे शहर में होगी। उस वक्त मैं दिल्ली में काम करता था, एक छोटी सी आईटी कंपनी में। जिंदगी नॉर्मल थी, रूटीन थी, सुबह ऑफिस, शाम घर, वीकेंड में दोस्तों के साथ हैंगआउट। माँ गांव में अकेली रहती थी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। महीने में एक बार फोन करता था, कभी कभी पैसे भेज देता था, बस इतना ही रिश्ता था। शहर की भागदौड़ में माँ को भूल जाना बहुत आसान था। ऑफिस की मीटिंग्स, डेडलाइंस, प्रमोशन की चिंता, इन सब में गांव की याद कभी कभारी आती थी। दरअसल मैं गांव से भाग कर आया था। वहां की गरीबी, पिछड़ापन और लोगों की अंधविश्वास भरी बातें मुझे पसंद नहीं थीं। बचपन में जब भी कोई बीमार पड़ता था तो लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय किसी बाबा के पास जाते थे। जब फसल खराब होती थी तो किसी औरत को डायन कहकर गांव से निकाल देते थे। ये सब देखकर मैं परेशान हो जाता था। पढ़ाई पूरी करके जैसे ही जॉब मिली, मैंने गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। माँ को भी कहा था कि शहर आ जाए, लेकिन उसने मना कर दिया था। कहती थी कि उसकी जड़ें वहीं हैं, वो कहीं और नहीं रह सकती। फिर उस दिन अचानक फोन आया, मामा जी का था। आवाज में घबराहट थी। दीपक, माँ बहुत बीमार है, जल्दी आ जा। मैंने पूछा क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तुरंत आना होगा। कुछ तो गड़बड़ थी। माँ कभी बीमार नहीं पड़ती थी, हमेशा कहती थी कि उसे कुछ नहीं होगा जब तक मैं सेटल नहीं हो जाता। उसकी आवाज में जो डर था वो मुझे परेशान कर रहा था। मामा जी की आवाज भी कुछ अजीब लग रही थी, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों, जैसे पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हों। मैंने ऑफिस में बॉस को बताया और इमरजेंसी लीव ली। कॉलीग्स ने पूछा कि क्या सीरियस है, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि माँ की तबीयत खराब है। लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर लग रहा था, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। पूरे दिन काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार माँ की याद आ रही थी, कैसे वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, कैसे बीमार पड़ने पर रात भर जगकर मेरी देखभाल करती थी, कैसे मेरे शहर जाने के टाइम रो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुरंत छुट्टी ली और शाम की लास्ट बस पकड़ी। गांव जाने के लिए सिर्फ एक ही बस थी रोजाना। रात 9:30 बजे निकलती थी और सुबह 5 बजे पहुंचती थी। पहले मैं हमेशा ट्रेन से जाता था, लेकिन उस दिन ट्रेन का टिकट नहीं मिला था। बस का सफर हमेशा अनकंफर्टेबल होता था, लेकिन कोई चारा नहीं था। रास्ता भी बहुत लंबा था। पहले 3 घंटे हाईवे पर, फिर छोटी सड़कों पर। अंधेरे में गुजरने वाले गांव, खेत, जंगल, सब कुछ डरावना लगता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। बस में बहुत कम लोग थे। नॉर्मली बस पैक्ड रहती थी, लेकिन आज सिर्फ 5-6 लोग थे। ड्राइवर भी चुप था। नॉर्मली वो बहुत बातें करता था, पैसेंजर से हंसी मजाक करता था, लेकिन उस दिन बिल्कुल साइलेंट था। उसका चेहरा भी टेंशन में लग रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि आज इतने कम लोग क्यों हैं, तो उसने सिर्फ कंधे उचका दिए, कुछ नहीं बोला। बस में बैठे हुए मैंने देखा कि बाकी पैसेंजर्स भी बहुत चुप थे। कोई आपस में बात नहीं कर रहा था, सब अपने अपने काम में बिजी थे। एक आंटी कॉन्टिन्यूअस प्रेयर कर रही थी, दूसरा अंकल विंडो की बाहर देखकर कुछ सोच रहा था। माहौल बिल्कुल अजीब था, जैसे सब कुछ पता हो लेकिन कोई बताना नहीं चाहता, जैसे कोई बड़ा राज हो जिसे सब जानते हैं लेकिन मैं अकेला अंधेरे में हूं। रास्ते में जब हम छोटे छोटे गांवों से गुजरे तो मैंने देखा कि सब जगह अजीब सा सन्नाटा था। नॉर्मली रात के टाइम भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती थी, लेकिन आज हर जगह बिल्कुल शांत था। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। यहां तक कि स्ट्रीट लाइट्स भी डिम लग रही थीं, जैसे बिजली भी कम आ रही हो या फिर जैसे रोशनी भी डर रही हो। हवा भी रुकी हुई थी, पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे, प्रकृति भी जैसे सो गई हो। जब हम गांव के पास पहुंचे तो रात के 11 बज चुके थे। अचानक ड्राइवर ने बस रोक दी। मैंने पूछा क्या बात है, अभी तो गांव आना बाकी है। उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में डर था, साफ डर। इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों भाई, अभी तो 2 किलोमीटर और है। तो उसने कहा आज वो रात है। कौन सी रात? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, जिस रात कुछ लोग घर नहीं पहुंचते। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने कहा भाई माँ बीमार है, मुझे जाना ही होगा। उसने सिर हिलाया और कहा तो पैदल जाना होगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज में इतना डर था कि मैं भी घबरा गया। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा हो।
बाकी पैसेंजर्स भी उतर गए। सबके चेहरे पर टेंशन थी। एक अंकल ने मुझसे कहा, बेटा आज रात रुक गा, कल सुबह चले जाना। लेकिन मैं कैसे रुक सकता था? माँ बीमार थी। मामा जी ने कहा था तुरंत आना है। एक आंटी ने भी कहा, बच्चा ये रात अच्छी नहीं है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन कोई साफ साफ नहीं बता रहा था कि क्या गड़बड़ है। सब बस इशारों में बात कर रहे थे। मैं बस से उतर गया। ड्राइवर ने मुझे देखा और कहा, लड़के अगर कुछ अजीब लगे तो वापस भाग जाना, और हां 11:58 के बाद कहीं मत रुकना। ये बात सुन के मेरी रूह कांप गई। 11:58? ये इतना स्पेसिफिक टाइम क्यों? क्या होता है उस टाइम? लेकिन जब तक मैं कुछ पूछ पाता, बस चली गई। मैं अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला, अंधेरे में। रात का माहौल बिल्कुल अजीब था। हवा भी नहीं चल रही थी, कोई आवाज नहीं थी, न कुत्तों के भौंकने की, न किसी पंछी की। बिल्कुल सन्नाटा, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो, या फिर जैसे सब कुछ रुक गया हो। मैंने फोन निकाला तो देखा कि नेटवर्क ही नहीं था। यह भी अजीब था, क्योंकि यहां हमेशा नेटवर्क आता था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिला, जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। मैं चलना शुरू किया। रास्ता जाना पहचाना था, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा था। पेड़ों की छाया भी डरावनी लग रही थी। हर कदम के साथ लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं रुकता, मुड़कर देखता, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा था, गहरा, डरावना अंधेरा। चांद भी बादलों में छुप गया था। सिर्फ कुछ तारे दिख रहे थे, वो भी धुंधले, जैसे वो भी डर रहे हों। रास्ते में एक पुराना टेम्पल था। बचपन में माँ के साथ वहां जाया करता था। आज वो टेम्पल भी अजीब लग रहा था, जैसे कोई अशुभ शक्ति वहां हो। टेम्पल के पास से गुजरते टाइम मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। टेम्पल का घंटा भी नहीं बज रहा था। नॉर्मली हवा चलने पर वो बजता रहता था, लेकिन आज बिल्कुल चुप था, जैसे वो भी डर गया हो। मैं आगे बढ़ता गया। पैर अपने आप चल रहे थे, लेकिन मन बहुत परेशान था। कुछ तो गलत था, बहुत गलत था। हवा में एक अजीब सी गंध भी आ रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो, या फिर जैसे कुछ सड़ रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई आग नहीं दिखी। फिर भी गंध आती रही। अचानक मेरी घड़ी में 11:58 हुए, और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। सांस लेने की आवाज, जैसे कोई बहुत जोर से सांस ले रहा हो, या फिर जैसे कोई बहुत मुश्किल से सांस ले रहा हो। मैं रुक गया। आवाज मेरे बिल्कुल पास से आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ आवाज थी, डरावनी आवाज। फिर अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, दीपक बेटा। ये मां की आवाज थी, लेकिन ये आवाज शमशान की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मां शमशान में क्या कर रही होगी? वो तो घर में बीमार होनी चाहिए, और रात के इस टाइम शमशान में कौन जाता है? मैंने सोचा कि शायद मुझे गलत सुनाई दिया है, लेकिन आवाज फिर आई, साफ साफ, दीपक यहां आ। शमशान हमारे गांव से थोड़ा दूर था। बचपन में मां हमेशा कहती थी कि रात के टाइम वहां नहीं जाना चाहिए। कहती थी कि वहां आत्माएं रहती हैं। मैं हमेशा इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज मुझे लग रहा था कि शायद मां सही कहती थी। शायद कुछ चीजें हैं जो साइंस से समझाई नहीं जा सकती। मैं शमशान की तरफ बढ़ा। रास्ते में मुझे कई बार लगा कि मैं गलत कर रहा हूं, वापस जाना चाहिए। लेकिन मां की आवाज मुझे खींच रही थी, जैसे कोई इनविजिबल रोप हो जो मुझे वहां ले जा रही हो। मैं रोकना चाहता था, लेकिन रुक नहीं पा रहा था। पैर अपने आप चल रहे थे। वहां एक पीपल का पेड़ था, बहुत पुराना। कहते थे कि वो सैकड़ों साल पुराना है। उसके नीचे कोई खड़ा था, एक औरत। पीठ मेरी तरफ थी। वो बिल्कुल स्टिल खड़ी थी, जैसे स्टैचू हो। हवा चल रही थी, लेकिन उसके कपड़े नहीं हिल रहे थे, उसके बाल भी नहीं हिल रहे थे, जैसे वो किसी और डायमेंशन में हो। मैंने आवाज लगाई, मां। औरत धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन जो चेहरा मैंने देखा वो मां का नहीं था, वो किसी और का था, किसी अजनबी का। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे कोई गहरा कुआं हो, जैसे अंधेरे का समुद्र हो। चेहरा बिल्कुल सफेद था, मृत्यु की तरह सफेद, और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक डरावनी मुस्कान जो मेरी आत्मा तक को हिला देने वाली थी। उसने कहा, दीपक यादव, 10 साल बाद तू वापस आया है। उसकी आवाज में कोई वार्मथ नहीं थी, सिर्फ ठंडक थी, मौत की ठंडक। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जम गए थे, जैसे जमीन में धंस गए हों, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स मुझे पकड़ रही हो। वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके चलने का तरीका भी अजीब था,
जैसे पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों, जैसे हवा में तैर रही हो। उसने कहा, मैं वो हूं जिसे इस गांव ने जिंदा जलाया था 10 साल पहले, इसी शमशान में। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि मेरी रूह कांप गई, इतनी नफरत थी कि हवा भी भारी हो गई थी। गांव में अकाल पड़ा था, फसल नहीं हुई थी, 3 साल से बारिश नहीं हुई थी, कुएं सूख गए थे, लोग मरने लगे थे, पशु मर रहे थे, बच्चे भूख से रो रहे थे। तो पंडित जी ने कहा था, एक औरत और उसका बच्चा चढ़ाओ, गांव बच जाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खून के थे, लाल आंसू, जो उसके सफेद चेहरे पर डरावने लग रहे थे। मैं प्रेग्नेंट थी, 7 महीने का बच्चा पेट में था। मेरा कोई नहीं था, पति वॉर में मर गया था, माँ बाप भी नहीं थे। तो गांव वालों ने मुझे टारगेट बनाया, कहा कि मैं अकेली हूं, कोई मेरे लिए लड़ने वाला नहीं है। उसकी आवाज में दर्द था, गहरा दर्द, जो सैकड़ों सालों से दबा हुआ था। उन्होंने मुझे पकड़ा और यहां जिंदा जला दिया। मैं चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। आग में जलते टाइम मैंने कसम खाई थी कि मैं वापस आऊंगी, बदला लूंगी, और तब से मैं यहां हूं, हर साल उसी रात जिस रात मुझे जलाया गया था, और हर साल मैं किसी ना किसी को ले जाती हूं। उसकी आंखों में आग थी, बदले की आग, जो 10 सालों से जल रही थी। अचानक मुझे फिर से मां की आवाज सुनाई दी, दीपक। मैं मुड़ा तो देखा कि मां वहां खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू थे। वो मेरी तरफ दौड़ी और मुझे गले लगा लिया। उसका स्पर्श गर्म था, जिंदा इंसान का स्पर्श। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। मां यहां है, वो जिंदा है। मां, तुम तो जिंदा हो, मैंने कहा, लेकिन मां रो रही थी। उसने कहा, दीपक, मैं तुझे बचाने के लिए हर रात मरती हूं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, ये सब क्या हो रहा है? मां यहां कैसे है, और ये क्या कह रही है? मां, तुम क्या कह रही हो? चलो घर चलते हैं, तुम्हारी तबीयत खराब है। लेकिन मां ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैं 5 साल पहले इसी शमशान में मर चुकी हूं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल टूट गया, मेरी दुनिया हिल गई। मेरा दिमाग घूमने लगा। नहीं मां, ये झूठ है, तुम यहां हो, मेरे सामने हो, तुमसे बात हो रही है। लेकिन मां ने कहा, मैं सिर्फ तुझे बचाने के लिए आती हूं। ये औरत हर महीने किसी न किसी को मारती है, लेकिन जब से तू शहर गया है, मैं इसे तुझ तक नहीं पहुंचने देती। मां की आंखों में प्यार था, लेकिन दुख भी था। एक मां का दुख जो अपने बच्चे को बचाने के लिए हर रात लड़ती है। 5 साल पहले जब मैं बीमार पड़ी थी, तो मैं यहां इलाज के लिए आई थी। यहां एक पुराना डॉक्टर रहता था, लेकिन रास्ते में मेरी मौत हो गई, हार्ट अटैक से। और जब मैं मरी तो मुझे पता चला कि ये औरत तुझे मारना चाहती है, क्योंकि तू इसी गांव का है। मां की आवाज में दर्द और प्यार दोनों था, एक मरी हुई मां का प्यार जो मौत के बाद भी अपने बच्चे की रक्षा कर रहा था। उस काली आंखों वाली औरत ने हंसना शुरू किया, एक डरावनी हंसी जो मेरी हड्डियों तक को हिला रही थी। उसने कहा, आज तेरी मां नहीं बचा पाएगी तुझे, आज मेरा बदला पूरा होगा। 10 साल हो गए हैं, अब मुझे शांति चाहिए। उसकी आवाज में अब सिर्फ मौत थी, सिर्फ अंधेरा था। अचानक मेरी घड़ी रुक गई, 12:00 पर। समय रुक गया था, हवा रुक गई थी, पेड़ों के पत्ते रुक गए थे, सब कुछ रुक गया था। सिर्फ हम तीनों हिल रहे थे, जैसे टाइम का कोई अलग डायमेंशन हो, जैसे हम किसी पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हों। उस औरत ने कहा, 3 जान चाहिए एक रात में, तेरी मां की, तेरी, और उसने अपने पेट की तरफ इशारा किया, मेरे बच्चे की भी, जो 10 साल पहले मेरे साथ जला था। उसकी आवाज में अब सिर्फ बदला था, सिर्फ नफरत थी, 10 सालों की नफरत जो अब फूटने को तैयार थी। मां ने मुझसे कहा, बेटा तू भाग जा यहां से, मैं इसे रोकती हूं। लेकिन मैं कैसे भाग सकता था? ये मेरी मां थी, चाहे वो जिंदा हो या मरी हुई। उसने मेरे लिए अपनी जान दी थी, अब मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता था? मैं कैसा बेटा होता अगर इस टाइम भाग जाता? उस औरत ने कहा, अगर तू भागेगा तो तेरी मां हमेशा के लिए यहां फंस जाएगी, और अगर रुकेगा तो मैं तुझे भी मार दूंगी। ये एक जाल था, कोई भी रास्ता सेफ नहीं था। हर तरफ मौत थी, हर तरफ अंधेरा था। मैं फंस गया था एक ऐसी सिचुएशन में जहां कोई सही जवाब नहीं था। मां ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन दुख भी था। उसने कहा, बेटा अगर तू जिंदा रहेगा तो मैं चैन से मर जाऊंगी, तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी है, तेरे बिना मेरा कोई मतलब नहीं। उसकी आवाज में एक मां का प्यार था, वो प्यार जो मौत से भी बड़ा होता है। मैंने फैसला किया, मैंने उस औरत से कहा, मैं अपनी जान दे देता हूं, लेकिन मां को छोड़ दे, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा।
वो तो सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। उस औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, तो ठीक है, आजा। मैं उसकी तरफ बढ़ा। माँ चिल्लाई, नहीं दीपक। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही मैं उस औरत के पास पहुंचा, उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे, जैसे मौत का स्पर्श हो। मुझे लगा जैसे मेरी जान निकल रही है। अचानक एक जोर की चीख